स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। ये पार्ट 2 वीडियो है जो राजनीति का है, यानी राज व्यवस्था का। इससे पहले NCERT का मतलब इसका सब ऊपर का पार्ट जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में, वो सब पहला वीडियो में देखा जा चुका है। तो अब हम लोग ये दूसरा वीडियो कर रहे हैं। हो सकेगा तो मर्ज कर देंगे, दोनों को एक ही वीडियो में कर देंगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तब। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विविध का ये सेक्शन। NCERT का महेश वर्णवाल का ये है। तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, राष्ट्रपति हमारे पहले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ये बिहार से थे और इनका जन्म हुआ था 1884 में और मृत्यु 1963 में है। कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1950 में मतलब बने थे और 1962 तक रहे थे। यानी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी यही थे, मतलब अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के भी यही थे। जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था ना, उसमें अस्थाई अध्यक्ष भी चुनाए थे। तो पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्णन थे। पहले ये क्रम देख लीजिए। तीसरा जाकिर हुसैन थे, फिर वीवी गिरी थे, फिर हिदायतुल्ला थे, फिर वीवी गिरी बने हैं, फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने हैं, फिर बीडी जत्ती बने हैं, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा के बाद में हो जाएगा KR नारायण, फिर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। याद रखिएगा इसमें जिसमें बुंदू लगाया हुआ है तो ये सब मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ये सब मतलब कार्यवाहक बने थे। तो इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए कि राजेंद्र पर से राधा कृष्ण, ये दो तो जानते होंगे। अच्छा, जाकिर हुसैन भी जानते होंगे और वारह गिरी विकेट गिरी ये भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ से ट्रिक बना लीजिए कि फखरुद्दीन अली अहमद है, उसके बाद नीलम संजीव है, फिर ज्ञानी है, यानी फनिज्ञा वेंकट शंकर नारायण, ये तीनों हो गया। 3 3 6 गो वेंकट शंकर नारायण। अब अब्दुल कलाम पाटिल और प्रणब मुखर्जी तो याद ही रहेगा, इस तरीके से याद कर लीजिए। तो राधा कृष्णन का कार्यकाल 62 से 67 है। ये पहला उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और फिर राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन तो ई 67 से 69 तक रहे हैं और ये कार्यकाल में ही इनका मृत्यु हुआ था, जाकिर हुसैन का। और देख लीजिए कि मतलब वेंकट गिरी वीवी गिरी तो पहले ही कार्यवाहक बने थे, उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक थोड़ा दिन के लिए बने थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला ये तो मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये भी मतलब बने हैं बीच में। एक ही मात्र मुख्य न्यायाधीश ऐसे हुए हैं जो मतलब राष्ट्रपति भी बने हैं, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ही है। अच्छा, फिर वीवी गिरी को अपना कार्यकाल भी मिला है 69 से 74 तक के, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते भी हैं। फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने थे 74 से 77, केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम। बीडी जत्ती कार्यवाहक बने हैं, तो ये मतलब 77 से 77 थोड़ा सा उपराष्ट्रपति थे इसलिए बने थे कार्यवाहक। फिर नीलम संजीव रेड्डी तो ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। देता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मतलब राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था, तो ये नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। 1969 में ये हारे थे, लेकिन पहले हारे थे ये और फिर बाद में एकदम निर्विरोध चुनाए। ज्ञानी जैल सिंह तो ये 82 से 87 तक रहे हैं, प्रथम सिख राष्ट्रपति कहेगा तो ये हो जाएगा। R वेंकट रमन ये 87 से 92 रहे हैं, उपराष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा ये 92 से 97 ये भी उपराष्ट्रपति पहले थे। KR नारायण तो KR नारायण 97 से 2000 मतलब 2 तक के उपराष्ट्रपति, 4 प्रधानमंत्री के साथ काम किए हैं ये KR नारायण। फिर APJ अब्दुल कलाम ये मतलब इसका जन्म तिथि याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जन्म हुआ था 1931 में और मृत्यु 2015 में। इनको 2002 से 7 तक कार्यकाल था। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे ये। प्रतिभा पाटिल तो प्रतिभा पाटिल तो 1934 में जन्म हुआ है और अभी मृत्यु भी नहीं हुआ है। प्रणब मुखर्जी के 35 में जन्म हुआ है, तो प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल 7 से 12 तक के था। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल 12 से 17 था, बंगाली राष्ट्रपति ये थे, पहली बार बंगाल के थे। अच्छा, रामनाथ कोविंद 45 में जन्म हुआ है, अभी तक तो अब ये भी हट गए हैं, ये तो जिंदा है लेकिन 45 में जन्म है। 2017 से अब तक नहीं होगा, 2017 से लेकर के ये हो जाएगा 22 तक के। 22 में अब बन गए हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, और ये यूपी के थे, याद रखिएगा रामनाथ कोविंद। इसिकता से यानी ख़त्म हो गया मतलब 15वां राष्ट्रपति। अब याद कर लीजिएगा आप लोग कि द्रौपदी मुर्मू यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश सभी उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। एक देख लीजिए पहला कि हीरा लाल जेकानिया बने थे जो 50 से 51 तक मतलब रहे थे।
पहला मतलब पूछता है बस, उसके बाद वर्तमान वाला याद कर लीजिएगा। तो अभी वर्तमान में अभी ये शरद बोबड़े नहीं है, इसके बाद भी एक बने हैं, वो है चीफ जस्टिस अभी ये हैं डीवाई चंद्रचूड़, ऐसे कुछ नाम है उनका, डीवाई चंद्रचूड़, हाँ डीवाई चंद्रचूड़, हाँ देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मतलब अभी वर्तमान में कौन है। आगे देखते हैं, तो ये मतलब मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अब देखते हैं। तो पहला इसमें याद करना जरूरी है कि सुकुमार सेन थे, 21 मार्च 1950 को बने थे और 1958 में मुक्त हुए थे, मतलब 58 तक रहे थे। और इसके बाद आगे ये सब जरूरी नहीं है। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, याद कर लीजिएगा। देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी रम्मा देवी, वीएस रम्मा देवी, ये कार्यवाहक बनी थी। लेकिन देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। ये तो कार्यवाहक बनी थी रम्मा देवी, लेकिन शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी ये पहला मुस्लिम था जो मुख्य चुनाव आयुक्त बना था, चुनाव कराने वाला, शहाबुद्दीन कुरैशी, याकूब कुरैशी। अब प्रधानमंत्री देखते हैं। तो प्रधानमंत्री भी पहले क्रम से याद कर लीजिए, उसके बाद आप अवधि देख लीजिएगा, फिर कौन कोची था, कैसे हुआ से देखिएगा। तो अवधि में देखिए नेहरू नंदा, लाल नंदा, ऐसे याद कीजिएगा। ईमोरा, इमोचरण यानी इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर चरण, चौधरी चरण सिंह, इमोचरण हो गया। फिर इरावी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और वी यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर चंद्रशेखर राव, अटल, उसके बाद देव गुजराल वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और उसके बाद तो है ये है अपना। यानी यहाँ हो गया आपका ट्रिक कि इमोचरण, देख लीजिएगा इमोचरण, अरे यार यहाँ हो गया, ये देखिए ये तीनों मिला करके इमोचरण, और ये तीनों मिला के हो गया इरावी, और उसके बाद चंद्रशेखर राव अटल, और फिर देवगौड़ा और गुजराल हो जाएगा बस। फिर अटल बिहारी वाजपेयी से आपको याद होगा कि देवगौड़ा गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से तो इधर सबको याद है कि मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी अभी बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला नेहरू का कार्यकाल 47 से 64 तक के था, प्रथम प्रधानमंत्री हुए। इनकी मृत्यु जो है पद अवधि के दौरान हो गया था। मनो सोचिए, नहीं तो आप बनल रहते अभी तक के। गुलजारी लाल नंदा ये मतलब कार्यवाहक बने थे इस टाइम, ये दोनों कार्यवाहक हैं, याद रखिएगा। यहाँ कार्यवाहक बने थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री बने प्रथम प्रधानमंत्री, जो विदेश के आधिकारिक यात्रा में जाके इनकी मृत्यु हो गया। 64 से 66 तक रहे थे विदेशे में, मतलब उज्बेकिस्तान में मृत्यु हुआ था। अब नंदा तो ये भी 66 दूसरी बार कार्यवाहक बने हैं, ये कार्यवाहक के बनवे किए हैं। अब इंदिरा गांधी बनी थी जो 66 से 77 तक रही थी, लगभग 10 साल ना, 2 बार। प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये भारत की इंदिरा गांधी। फिर मोरारजी देसाई बने 77 से 79 तक के, ये सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष के, मतलब कहेगा तो यही थे मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। और सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जो त्यागपत्र भी दिए थे, इस्तीफा दिए थे, ये मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। और ये एक बात और बता दें, ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कहेगा तो ये हो जाएगा राजीव गांधी, देखिए 40 साल में। तो पहले देख लेते हैं, मोरारजी देसाई के बाद अब चरण सिंह थे, तो ये 79 से 80 बने हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के अधिवेशन में भी शामिल नहीं हुए, संसद में कदम भी नहीं रखे, बताइए। आगे देखिए, इंदिरा गांधी फिर बनी थी दोबारा, तो 80 से 84, 5 साल फिर रही थी लगभग में। प्रथम प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान हत्या किया गया था, इंदिरा गांधी की अभी रहती, लेकिन और मतलब हत्या हो गया था। अब राजीव गांधी, तो ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, लगभग 40 साल में, 84 से 89 तक ये रहे थे। फिर 89 से 91 आ गए विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये प्रथम प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव से मतलब इनको पद छोड़ना पड़ा था। फिर चंद्रशेखर बने 90 से 91। फिर नरसिम्हा राव 91 से 96, ये प्रथम दक्षिण प्रधानमंत्री, दक्षिण भारतीय, साउथ के हैं ये, पीवी नरसिम्हा राव। यानी राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अविश्वास प्रस्ताव से हटे, चंद्रशेखर तो ये भी 90 से 91 रहे थे, और 91 से 96 पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं। और इसके बाद में अब देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी, ये 96 से 66 तक के, सबसे छोटा मतलब अवधि इन्हीं का है, मात्र 17 दिन का है। इस टाइम बने थे ना पहली बार, तो 17 दिन के लिए बने थे। फिर देवगौड़ा 1996-97, ये दक्षिण भारतीय दूसरा प्रधानमंत्री, देवगौड़ा भी दक्षिण का, ये कर्नाटक से रिलेटेड था ये।
आगे देख लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल, तो ये रूस के राजदूत थे, इनको बनाया गया था। ये 97 से 98, और फिर 98 से 2004 तक के अभी बढ़िया मतलब कार्यकाल चला है अटल बिहारी वाजपेयी का। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 साल पूरा भी किया, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। मनमोहन सिंह, तो 2004 से 14 तक रहे थे, भारत में उदारीकरण के जनक के रूप में जानते हैं। नरेंद्र मोदी 2004 से 14 से 19 तक के रहे हैं, पहली बार मतलब सीधे जो मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने। अब फिर नरेंद्र मोदी फिर 19 में जीते हैं, अभी चलिए रहा है। इनका कार्यकाल दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और लगता है कि तीसरा बार भी बनेंगे। ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे सबका। देखिए आगे संक्षिप्त विश्लेषण। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक के सबसे लंबे समय तक का प्रधानमंत्री, तो 17 साल रहे हैं नेहरू, याद रखिएगा। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का था, मात्र 17 दिन। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नंदा थे, 2 बार कार्यवाहक, 64 में भी और 66 में भी। एक से अधिक बार कौन कौन बने हैं, तो नेहरू, इंदिरा गांधी 3 बार, नेहरू भी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, 2 बार तो ऐसे बने थे, दो बार, एक बार पूर्ण कार्यकाल हुआ था। मनमोहन सिंह 2 बार, और नरेंद्र मोदी भी अभी 2 बार है। अब आगे देखिए, कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान है, जैसे 371 के तहत अनुच्छेद मतलब के तहत विशेष दर्जा तनि मनि देल है। तो 71 में खाली ABCD नहीं लगल है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ए में नागालैंड, ए नागालैंड, याद रखिएगा। ए नागालैंड, बी असम, ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर। ए नागालैंड, बी असम हो जाएगा, और सी मणिपुर हो जाएगा, सी मणिपुर। और डी आंध्र प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश, और ई हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। यानी डी और ई दोनों आंध्र प्रदेश है। तो डी में है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विशेष प्रावधान है, और ई में है कि आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना है। और एफ जो है सिक्किम से है, एफ जो है सिक्किम से है। और जी है मिजोरम, जी मिजोरम। एच अरुणाचल, एच अरुणाचल, CHAL होता है ना, तो चल। मिजोरम में जी होता है तो मिजोरम। CH में मतलब एच में हो गया अरुणाचल। आई में गोवा, आई गोवा, आइए गोवा। और जे में कर्नाटक, जे में फिर कर्नाटक हो जाता है। इसी के साथ मतलब इतना था। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है। जनजातीय क्षेत्र देखिए, तो असम में दीमा हसोवा जिला जो है, इसका पूर्व उत्तर पूर्व पहले नाम था उत्तर कछाड़ी पहाड़ी जिला। कार्बी अंगलांग जिला और बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला, ये असम में है। मेघालय, ये खासी पहाड़ी जिला, जयंतिया पहाड़ी और गारो पहाड़ी। त्रिपुरा, ये त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। मिजोरम, ये चकमा जिला और मारा जिला, ये जनजातीय जिला है। ये सब त्रिपुरा में एगो है, 2 गो मिजोरम में है, चकमा, मारा। मेघालय में 3 गो है, और असम में है 3 गो। अब देख लीजिए यहाँ कि मतलब राष्ट्राध्यक्ष के शासन के निवास स्थल, जैसे सब देश में जो राष्ट्र में राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, तो कहाँ रहता है, उसका मतलब निवास स्थल क्या कहलाएगा। तो क्रेमलिन बनाया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, क्रेमलिन बनाया गया है, ये रूस के राष्ट्रपति के लिए, ये मॉस्को में है। पहले ई वाला है कहाँ से देखिएगा, तो मॉस्को में है। क्रेमलिन मॉस्को में है, रूस के राष्ट्रपति के लिए। 24 सेक्स ड्राइव, ये ओटावा में है, ये कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए। 24 सेक्स ड्राइव जो है वो ओटावा में है। राष्ट्रपति भवन, तो ये नई दिल्ली में है, ये राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के लिए है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये लंदन में है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए है। और कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए 24 सेक्स ड्राइव था, ब्रिटेन के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। क्रिवेनियल पैलेस, तो ये रोम में है, इटली के राष्ट्रपति के लिए। क्रिवेरिनल पैलेस, याद रखिएगा, रोम में है, इटली के राष्ट्रपति के लिए। लॉस पिनोस, ये मैक्सिको सिटी में है, मैक्सिको के राष्ट्रपति के लिए। लॉस पिनोस कहाँ है, तो वो मैक्सिको सिटी में है। आरास एन वास्तारेन, ये डबलिन में है, आयरलैंड के राष्ट्रपति के लिए, आरास एन वास्तारेन। पैलेसियो डिला मोनाक्लो, ये मैड्रिड में है, स्पेन के प्रधानमंत्री के लिए। बकिंघम पैलेस, ये लंदन में है, तो लंदन में है तो ब्रिटेन के महारानी के लिए है। बकिंघम पैलेस तक हो गया है। अब फेडरल चांसलर, तो ये वॉन में है, यानी जर्मनी के चांसलर के लिए है। जर्मनी के चांसलर कहाँ रहते हैं, तो फेडरल चांसलर में रहते हैं, वॉन में बनाया गया है। मड्रेका पैलेस, तो ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए। ऐवान सदर, ये इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति एरिया में रहते हैं, ऐवान सदर में। नारायण हित्ती, ये काठमांडू में है, नेपाल के नरेश रहते हैं इसमें।
पैलेसियो डिबेलस ये लिस्बन में है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति रहते हैं इसमें। द लॉज ये कैनबरा में है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहते हैं। चैट्यू दी लाचेन ये ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के नरेश रहते हैं। चैट्यू द लॉचेन में बेल्जियम, बेल्जियम भी बहुत ताकतवर देश है ना। ब्लू हाउस ये सियोल में है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहते हैं। द लॉज था किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के लिए। आगे देखिए व्हाइट हाउस, तो ये वाशिंगटन डीसी में है, राष्ट्रपति अमेरिका के रहते हैं। एलिसी पैलेस तो ये पेरिस में है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इसमें रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ नियामक निकाय, जैसे रेगुलेटरी बोर्ड का स्थापना जो होता है ना उसका देख लीजिए। इरडा यानी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सेबी की स्थापना 92 में, ई शेयर बाजार से है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में व्यापार प्रबंधन से है। ट्राई 1997 में दूरसंचार से है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से है। केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड 2003 में विद्युत से है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983 में परमाणु ऊर्जा से है। पेंशन नियामक एवं प्राधिकरण 2003 में पेंशन से है। फिर एक और दो देख लीजिए। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में ई आवास से संबंधित है। और प्रसार भारती 97 में रेडियो दूरदर्शन से है। मेन कब स्थापना हुआ है से देख लीजिएगा बढ़िया से। इरडा 99, सेबी 92, प्रतिस्पर्धा आयोग 2003, ट्राई 97, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस बोर्ड 2006 में, विद्युत ये तो आप नाम में से पकड़ लीजिए कि कौन क्षेत्र से है इसे, लेकिन ये स्थापना देख लीजिए। विद्युत नियामक 2003 में, परमाणु ऊर्जा नियामक 83 में, पेंशन वाला 2003 में, हाउस रेगुलेटरीज 2016 में, प्रसार भारती 97 में। अब हम लोग देखेंगे कि अर्धसैनिक बल की स्थापना हुआ है तो मतलब कौन कब। आईटीबीपी की स्थापना 62 में, नई दिल्ली मुख्यालय है, सबके नई दिल्ली है, खाली आसाम राइफल के आसाम के शिलोंग में है, याद रखिएगा। तो ये आईटीबीपी जो है भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी करता है 62 में। असम राइफल 1835 में पूर्वोत्तर की सुरक्षा करता है ये। सीआरपीएफ 39 में आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था, सब राजधानी नई दिल्ली है आंतरिक सुरक्षा के लिए। रैफ ये भी सांप्रदायिक दंगा को नियंत्रित करने के लिए 1992 में। एसएसबी 63 में स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए। बीएसएफ 1965 में भारत नेपाल की सीमा सुरक्षा के लिए। सीआईएसएफ ये भी 1969 में पीएसयू की सुरक्षा के लिए, मतलब ये जो हवाई अड्डा या फिर और भी बहुत सारा चीज़ होता है वो सब पे रहता है। एनएसजी 84 में देश में आतंकवादी हमला से सुरक्षा के लिए एनएसजी बनावल गया है। होमगार्ड्स 46 में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगा नियंत्रित करने के लिए। आरपीएफ 1957 में, आरपीएफ की स्थापना 1957 है। और ये भी मतलब रेल यात्री रेलवे परिसंपत्ति परिक्षेत्र की सुरक्षा। एसपीजी 1988 में, एसपीजी गार्ड रहता है ना, मतलब प्रधानमंत्री सब एने होने के चक्कर में तो वो एसपीजी रहता है। एनएसजी तो आतंकवादी वाला हो गया, एसपीजी हो गया गार्ड समूह। तो ये प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री या उनके सुरक्षा के लिए। मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस की स्थापना 87 में नौसैनिक बल के लिए। नौसेना बल में इसको बनावल गया मार्कोस। तो ये मारीन कमांडो फोर्स बोलते हैं 87 में ना। अब आगे देख लीजिए। देश के प्रमुख देशों के नागरिक और सम्मान, जैसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान को चाहिए नागरिक वाला, तो द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो जॉर्ज क्रॉस यानी जीसी। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो द लीजियन डी ऑनर। फिर कनाडा के है ये, कनाडा के द ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम के द ऑर्डर ऑफ क्राउन। मैक्सिको के द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल। जापान के द ऑर्डर ऑफ द सन राइजिंग सन। ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख संस्थाओं और उसके सदस्य। जैसे संविधान सभा में, रुक जाइए, हाँ, संविधान सभा में गठन हुआ था तो उस टाइम 389 सदस्य थे, जरा में 292 गो प्रांत से और 93 गो देसी रियासत से और 4 गो कमिश्नरी क्षेत्र से। आज़ादी के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या घट करके 299 रह गया, क्योंकि 90 सीट पाकिस्तान की संविधान सभा में चला गया था, याद रखिएगा। फिर लोकसभा में अधिकतम 552 गो है, 530 गो राज्य से, 20 गो केंद्र शासित प्रदेश से और 2 गो राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। वर्तमान में 545 सीट है, लेकिन शेष गो 7 सीट जो बचा है
वो मतलब पीओके के लिए निर्धारित हैं। अब कहिया पीओके हथियाता है मोदी जी, तब न 7 सीट वहाँ जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम 250 गो, 238 गो राज्य से और 12 गो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमान में 245 गो है, 5 गो लगता है वही पीओके से लगता है कहा। अब देख लीजिए विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या 404 गो, 403 प्लस एगो लगभग में यूपी में है, 294 गो फिर बंगाल में है, महाराष्ट्र में 288 गो है, बिहार में भी 243 गो है। अधिकतम 500 हो सकता है। विधानसभा में न्यूनतम 60 गो, लेकिन कुछ अपवाद में भी है, जैसे सिक्किम में मात्र 32 सीट है। देख लीजिए 60 से कम वाला में गोवा में 40 गो है, मिजोरम में भी 40 गो है, सिक्किम में 32 गो है, पुदुचेरी में 30 गो है। कम से कम 60 होना चाहिए था, ये सब अपवाद में है। विधान परिषद, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या होता है कैसे कि जो राज्य विधानसभा है न उसका 1/3 सीट। अब जैसे बिहार में 243 सीट है तो इसका 1/3 लगभग में कितना होता है, 75 सीट देखिए विधान परिषद में है, लगभग में 101/3 है ना। अब देख लीजिए आगे, विधान परिषद में न्यूनतम तो 40 सदस्य होना चाहिए कम से कम। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में है विधान परिषद। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कुल न्यायाधीश तो वर्तमान में 34 गो है, एगो मुख्य है, 3 गो अन्य है, 33 गो अन्य है। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य तो यूपी है जो 80 सदस्य है। फिर आगे देख लीजिए लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य तो मतलब एकक सदस्य है कहाँ, तो मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में, सभी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन दीव को छोड़ करके, इस सब को छोड़ करके ये तीनों में जो है वो मतलब एकक गो है। यूपी में राज्यसभा के सर्वाधिक संख्या है, 31 गो है। राज्यसभा में सबसे कम वाले राज्य 13 में 1 सदस्य वाला देखिए गोवा भी है, नागालैंड भी, मणिपुर भी, त्रिपुरा भी, मेघालय भी, सिक्किम भी, मिजोरम, अरुणाचल और पुदुचेरी सब में एकक सीट है। और यहाँ नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में खाली था। मिन्सी में खाली लोकसभा में 1 सीट, बाकी सब में था। और जो बचता है ना उधर सिक्किम, मिन्सी, ये तीनों छोड़ करके मेघालय सब, उस सब में 2 गो होगा, लेकिन मिन्सी में एकक गो है लोकसभा में। 8वीं अनुसूची 22 भाषा, जरा में मूल संविधान में 14 भाषा था और बाद में 14 गो, और फिर कितना बचा, कै गो हम लोग जोड़े हैं, 8 गो लगभग में, तो 8 गो जोड़े हैं। तो सिंधी को जोड़े थे हम लोग कब, 1967 में, फिर हम लोग जोड़े हैं 92 में जोड़े थे 3 भाषाओं कोमली, यानी लगभग में कोकनी, मणिपुरी और नेपाली, और 4 भाषा फिर जोड़े हैं 2003 में 92वां संशोधन करके। ये सब याद रखिएगा, यहाँ देल नहीं है, ऊपर हम पहलका वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गणपूर्ति देख लीजिए, गणपूर्ति के लिए अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, इस सब में सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। अब प्रमुख आयोग और समिति देखते हैं, जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, ये 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य के समावेश से है। सरकारी आयोग 83 में केंद्र राज्य से था। धारा आयोग 47-48 में ये राज्य के पुनर्गठन के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए ई था धर्म में। फिर जेवीपी समिति, राज्य के पुनर्गठन की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाएगा। जेवीपी का मतलब हो गया जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सिद्धरमैया। इसमें कह रहा था कि सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर हम पुनर्गठन करेंगे। और धारा आयोग तो कहिए नहीं रहा था कि पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे। फिर आया राज्य पुनर्गठन आयोग, ई जो है राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया और इसी के आधार पर बना भी। एरा में था फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और पनिक्कर, ये तीनों था, याद रखिएगा। ये तीनों में लोग कंफ्यूज होता है, धार आयोग में। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, धार आयोग था से मतलब एसके धर था, और वो तो भाषा के आधार पर तैयार नहीं था एसके धर, लेकिन फजल अली, कुंजरू और पनिक्कर वाला 56 में फिर बना तो ये हो गया। और धार आयोग 47-48 में, जेवीपी भी 48 में है। अब लोकलेखा समिति देख लीजिए, 13 में 22 सदस्य, 15 गो लोकसभा, 7 गो राज्यसभा। इसका मेन कार्य भारत के लोकलेखा सीएजी के प्रतिवेदन को निरीक्षित करना होता है। प्राक्कलन समिति, एरा में 30 सदस्य, खाली लोकसभा से रहता है, और ये जो है प्रशासनिक दस्ता और मितव्ययिता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव देता है। फिर संयुक्त संसदीय समिति, एरा में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा एगो तदर्थ समिति होता है, यह एक तदर्थ समिति है, संयुक्त संसदीय समिति। कोठारी आयोग,
ये DS कोठारी 1976 में, ये भारतीय सिविल सर्विसेज में परीक्षा में भर्ती के और नीति के विधि के लिए है। नियोगी आयोग 1946, केसी नियोगी, ये आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा के लिए। बलवंत राय मेहता समिति 56-57 में, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए है। तारकुंडे समिति 74 में, तो ये तारकुंडे जो है इस चुनाव सुधार मतदाता की आयु जो 21 से घटा करके 18 हुआ है ना, ये तारकुंडे 1974। फिर चुनाव प्रचार में सरकारी धन के मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, उसका उपयोग नहीं करना है, ये बात। पुंछी आयोग मदन मोहन पुंछी, केंद्र राज्य संबंध से है। द्वितीय प्रशासनिक आयोग, ये अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली, इसके 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए, फिर रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बने थे। इस तरीके से पूरा ये खत्म हो गया। DS कोठारी आप देख लिए हैं, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, उच्च सिविल सर्विस परीक्षा के लिए था ये। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब राष्ट्रपति से चयनित पदाधिकारी। अब जैसे राष्ट्रपति किसको किसको, प्रधानमंत्री को मतलब बनाता है, नियुक्ति करता है, तो ये लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होगा उसको बनाता है। अनुच्छेद कितना में है प्रधानमंत्री, तो 75 में है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। मुख्य न्यायाधीश, इसका अनुच्छेद 124 में है। चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, किसका, सुप्रीम कोर्ट के। 124 के 1 में निर्वाचन से संबंधित है। 65 साल में अधिकतम आयु है इसका, और राष्ट्रपति द्वारा बनता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, अब अन्य न्यायाधीश, ये भी 124 के 1 में है। 62 साल इसका है, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। राज्यपाल, ये 153 अनुच्छेद में है। 155 में इसका निर्वाचन होता है। राज्यपाल की चर्चा 153 में है, राज्यपाल का निर्वाचन 155 में। 35 साल में बनता है और इसको नियुक्ति करता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। मुख्य चुनाव आयुक्त, 324 के 2 में इसका निर्वाचन है। 65 साल इसका अधिकतम कार्यकाल। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति त्यागपत्र भी देता है राष्ट्रपति को। महान्यायवादी, ये अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में निर्वाचन है। 65 साल अधिकतम और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। इसका मतलब नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति, बात याद रखिएगा। ये कॉमा लगल है कर मतलब ऐसे लगल तो नहीं है कि नियुक्ति कौन करता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको चुनता है। राष्ट्रपति नहीं चुनता है, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति चुनता है, इसीलिए ये सब के यहाँ पर ही छोड़ दिया है, या मंत्रिपरिषद के सलाह से। अगला देख लीजिए, लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद 315 में है। 65 साल अधिकतम, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, लोक सेवा आयोग तो सदस्य भी और अध्यक्ष दोनों 315 में, दोनों 65 साल और राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष 280 में, 65 साल अधिकतम, राष्ट्रपति को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इसका कुछ नहीं दिया है इसे। प्रोटेम स्पीकर, ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको। अब आयोग और मुख्यालय देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय न्याय हरित न्याय अधिकरण, NGT इसको बोलते हैं। ये कहाँ मुख्यालय है इसका, तो भोपाल में है। न्यायिक संस्था है, 2010 में बना है, याद रखिएगा, भोपाल में है। ये बहुत बार पूछा भी है कि मतलब राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण कहाँ है, तो ये भोपाल में है। और सबसे ज़्यादा ईस्वी पूछता है, 2010 में, न्यायिक संस्था है। फिर राष्ट्रीय न्याय अकादमी, तो ये भोपाल में ये भी है, 1993 में बना था, वैधानिक है, ये वैधानिक संस्था है। फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, ये संस्थागत श्रेणी, नई दिल्ली इसका मुख्यालय विधिक सेवा का, 1995 में स्थापना। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण, ये नई दिल्ली में है, न्यायिक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये नई दिल्ली में 2004 में पुनर्गठन हुआ है, संवैधानिक हो गया है। अनुसूचित SC का जो आयोग है ना, संवैधानिक हो गया है। अनुसूचित जनजाति वाला, ये भी नई दिल्ली मुख्यालय 2004 में इसका भी गठन हो गया, ये भी संवैधानिक है। नीति आयोग नई दिल्ली 2015 में बना है, ये गैर संवैधानिक है, योजना आयोग के स्थान पर आया है। वित्त आयोग नई दिल्ली 1951 में स्थापना हुआ था, गठन, और अर्ध न्यायिक है वित्त आयोग, यह संवैधानिक निकाय भी कह सकते हैं। संविधान में है ना, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। आप देख लीजिए यहाँ मानवाधिकार आयोग, तो ये नई दिल्ली में 1993 अनुशंसात्मक निकास है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में 1992 स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली में 2007 में, महिला वाला 92, मानवाधिकार 93, याद रखिएगा ये सब, ये वैधानिक निकाय है बाल अधिकार वाला। अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली 1993 वैधानिक निकाय ये भी है। पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली 1993 में, ये गठन वैधानिक निकाय के रूप में, लेकिन अब इसको भी संविधान में दर्जा है।
पिछड़ा वर्ग वाला भी, SC ST वाला भी चल गया है संविधान में। पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 है, अल्पसंख्यक भी 93 है। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में नई दिल्ली वैधानिक निकाय है। परिसीमन आयोग 4 बार गठित हुआ है, 52 में, 62 में, ऐसे करके, फिर 73 में। तो ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्वायत्त निकाय है। विधि आयोग ये नई दिल्ली में है, गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद ये नई दिल्ली में 1990 में संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में 1950 में संवैधानिक निकाय है। अब आगे देख लेते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए नागरिक के मतलब शिकायत निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा बनाया था। जैसे लोक सेवक जांच अधिनियम बनाया था 1850 में, IPC 1860 में यानी भारतीय दंड संहिता, फिर विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941 में, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में, जांच आयोग अधिनियम 1952 में, अखिल भारतीय सेवाएं 1968 में, केंद्रीय सिविल सेवाएं 1964 में, रेल सेवाएं 1966 में, मंत्रालय विभाग या संबंध अधीनस्थ कार्यालयों और लोक उपक्रम के निगरानी संगठन भी बना था। CBI देख लीजिए 1963 में, और सतर्कता आयोग 64 में। यहाँ देखिए राज्य सतर्कता आयोग भी 64 में। फिर राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, केंद्र में लोकपाल ओम्बुड्समैन जिसको बोलते हैं, प्रभागीय सतर्कता आयोग बोर्ड बनाया गया है। जिला सतर्कता अधिकारी, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति, सुप्रीम कोर्ट और राज्य के उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय और लोक परिवाद निदेशालय 1988 में। फिर संसद और इनके समिति, फिर केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल खेतों तक संचिकाएं कार्यक्रम, ये सब मानो चलावल गया न कि ताकि शिकायत का निवारण हो सके, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तब। अब विधायिका में भागीदारी देख लीजिए कि कौन राज्य कितना सीट राज्यसभा में है, कितना सीट लोकसभा में है और कितना सीट विधानसभा में है, यही 3 गो। तो देखिए यूपी में अगर बोलेगा कि राज्यसभा के कै गो तो 31 गो, लोकसभा में कै गो तो 80 गो, और विधानसभा में कै गो तो 403 गो, यही 3 गो याद रखे खाली। ये तो ये नहीं पूछता है ये सब। महाराष्ट्र में 19 सीट है, 19 गो राज्यसभा में, लोकसभा में 48 गो और विधानसभा में 288 गो, 19, 48 और 288। आंध्र प्रदेश में 11, 25, 175। आंध्र प्रदेश में 11 गो राज्यसभा, 25 गो लोकसभा और 175 गो विधानसभा। बंगाल में 16, 42, 294 यानी 16 गो राज्यसभा, 42 गो लोकसभा और 294 गो विधानसभा। बिहार में 16, 40, 243, 16 गो राज्यसभा, 40 गो लोकसभा और 243 गो विधानसभा। तमिलनाडु में 18, 39, 234, तमिलनाडु में 18 गो राज्यसभा, 39 गो लोकसभा और 234 गो विधानसभा। मध्य प्रदेश में 11, 29, 230 यानी 11 गो राज्यसभा, 29 गो लोकसभा और 230 गो विधानसभा। कर्नाटक में 12, 28, 224 यानी 12 गो राज्यसभा, 28 गो लोकसभा और 224 गो विधानसभा। अब आगे देखिए, कर्नाटक हो गया। अब देखिए गुजरात में 11, 26, 182 यानी 11 गो राज्यसभा, 26 गो लोकसभा, 182 गो विधानसभा। राजस्थान में 10 गो राज्यसभा, 25 गो लोकसभा और 200 सीट विधानसभा। उड़ीसा में 10 गो राज्यसभा, 21 गो विधानसभा लोकसभा, 147 गो विधानसभा। छत्तीसगढ़ में 5, 11, 90 यानी 5 गो राज्यसभा, 11 गो लोकसभा छत्तीसगढ़ में और 90 गो विधानसभा। तेलंगाना में 7, 17, 119 7 गो राज्यसभा, 17 गो लोकसभा, 119 गो विधानसभा। केरल में 9, 20, 140 9 गो राज्यसभा, 20 गो लोकसभा, 140 गो विधानसभा। असम में 7, 14, 126 7 गो हो गया राज्यसभा, 14 गो लोकसभा, 126 गो विधानसभा। झारखंड में 6, 14 और 81 यानी 6 गो राज्यसभा, 14 गो लोकसभा, 81 गो विधानसभा। पंजाब में 7, 13, 117 7 गो राज्यसभा, 13 गो लोकसभा और 117 गो विधानसभा। हरियाणा में 5, 10, 90 यानी 5 गो राज्यसभा, 10 गो लोकसभा, 90 गो विधानसभा। जम्मू कश्मीर में 4, 5,
83 यानी 4 गो राज्यसभा, 5 गो लोकसभा और 83 गो विधानसभा। उत्तराखंड में 3, 5, 70 यानी 3 गो राज्यसभा, 5 गो लोकसभा और 70 गो विधानसभा। हिमाचल प्रदेश में 3, 4, 68 यानी 3 गो राज्यसभा, 4 गो लोकसभा और 68 गो विधानसभा। त्रिपुरा में 1, 2, 60 यानी 1 गो राज्यसभा, 2 गो लोकसभा और 60 गो विधानसभा। त्रिपुरा हो गया। अरुणाचल में अभी सब राज्यसभा एक ही गो है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये सब छोटकन राज्यसभा में सब में एक गो है, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, विधानसभा में देख लीजिए तो त्रिपुरा में 2 गो है, यहाँ से देखिए 2 गो शुरू होता है। त्रिपुरा में 2 गो, अरुणाचल में 2 गो, गोवा में 2 गो और एगो मेघालय में और एगो मणिपुर में, इतना 2 गो था। अब यहाँ है त्रिपुरा में 60 सीट, अरुणाचल में विधानसभा में 60 सीट और गोवा में तो 40 गो, मेघालय में 60 गो, मणिपुर में 60 गो, मिजोरम में 40 गो और नागालैंड में भी 60 गो और सिक्किम में 32 गो और दिल्ली में तो 70 सीट है विधानसभा में और पुदुचेरी में 30 गो है। अब बाकी जो इधर बचा नहीं सब एक एक सीट है। खाली दिल्ली में 7 गो है लोकसभा के और दिल्ली में राज्यसभा के 3 गो है, यानी दिल्ली वाला अलग कर लीजिएगा इसको। बाकी बात सब देख लीजिए। 2 सीट जो 5 गो है न और लोकसभा में वो देख लीजिएगा, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा, मेघालय, मणिपुर में। लेकिन ये 3 गो जो बचा जो हम लोग मानसी बोल रहे थे, मिनसी, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये तीनों में देखिए बेचारा 3 गो है, ये तीनों, ये समझ रहे हैं। अब इसके साथ ही मतलब ये वाला ख़त्म हुआ। अब देख लीजिए दमन दीव और दादर नागर हवेली जो है 2 सीट है। अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ में लोकसभा में 1 सीट है, लेकिन दमन दीव और दादर नागर हवेली में 2 गो है, टोटल 4 गो हो गया। केंद्र शासित वाला बता रहा था यही तो आप जानवे करते हैं कि लद्दाख और लक्षद्वीप सब में नहीं है। पुदुचेरी में 1 गो है और 30 सीट है एरा में, और इसी दमन दीव और दादर नागर हवेली में 2 गो है, 2 सीट है। अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में 1 गो है। दमन दीव और दादर नागर में भी 2 सीट है, याद रखिएगा। कुल योग दे दिया कि आपका टोटल राज्यसभा में कई सीट है, तो इतना 243, 543 गो यहाँ, और यहाँ टोटल विधानसभा में 4116 है, याद रखिएगा। 4000 सीट होता है ना टोटल मिला करके, मतलब 4116 सीट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग कि सर्वाधिक राज्यसभा 5 सीट, तो ये तो देखबे किए हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा था, और बाद महाराष्ट्र में 19 गो था, तब तमिलनाडु में 18 गो था, बंगाल और बिहार में 16 गो है। फिर यहाँ लोकसभा में अधिकतम 5 राज्य, तो यूपी में 80 गो, महाराष्ट्र में 48 गो, बंगाल में 42 गो, बिहार में 40 गो, तमिलनाडु में 39 गो। विधानसभा में तो यूपी में 100 गो, महाराष्ट्र में 75 गो, विधान परिषद के बात कर रहा है, सभा नहीं है, विधानसभा नीचे होगा। बिहार में 75 गो, कर्नाटक भी 75 गो, आंध्र प्रदेश 58 गो है, तेलंगाना में 43 गो। ये दोनों पहले एक ही था लेकिन अलग हो गया ना। पहले ये विधानसभा पहले देख लेते हैं इन्हें वाला। विधानसभा में अधिकतम 5 राज्य, तो देखिए यूपी में 403 सीट, फिर बंगाल में 294 गो है। दूसरा सबसे ज़्यादा विधानसभा कहाँ है? बंगाल में है, ये बात याद रखिएगा। और तीसरा में महाराष्ट्र है विधानसभा में 288 गो, बिहार में 243 गो और तमिलनाडु में 234 गो। समान सीट वाला विधानसभा तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ में देखिए विधानसभा में सीट समान है, 90 गो दोनों में है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल में 60 गो है कोची में विधानसभा में, और गोवा और मिजोरम में 40 गो है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीट 107 है, जरा में 24 सीट पीओके के लिए रखा गया है, इसलिए वर्तमान जम्मू कश्मीर में मात्र 83 गो है। 83 और 24 जोड़िएगा तो आ जाएगा 4 3 7 8 2 10, यानी लगभग 107 सीट है वहाँ। 24 गो अभी पीओके के लिए धैल है विधानसभा में। अब यहाँ से फिर यहाँ छूट गया, तो ये देख लीजिए कि भारत में सबसे कम पंजीकृत मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र तो बनेज है। यहाँ बहुत कम मतलब रजिस्टर्ड लोग हैं, मतलब मतदाता कम है। जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है बनेज, और सबसे ज़्यादा ये उन्नाव यूपी में है। सबसे मतलब ज़्यादा मतलब पंजीकृत मतदाता यहाँ है। संसदीय क्षेत्र बोल रहा है, याद रखिएगा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र तो ये लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो यही लक्षद्वीप है, लेकिन सबसे छोटा भी है। अब यहाँ देखिए, अब तक भारत में 3 बार संसद के संयुक्त बैठक हुआ है। पहला बैठक हुआ था दहेज पर, ये तो बोलवे किए थे नेहरू के काल में। दहेज विधेयक जो 1959 आया था ना, ओकरा में पहला बैठक हुआ था। दूसरा बैठक बैंकिंग सेवा विधेयक के लेकर के हुआ है, 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री था। और तीसरा बैठक हुआ है पोटा को लेकर के। पोटा जो आतंक निवारक अध्यादेश होता है ना, 2002 में आया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी में।
ये विधेयक कब आया था से याद रखिएगा तो प्रधानमंत्री अपने धरा जाएगा। लेकिन मात्र 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है, याद कर लीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति जो बुलाता है ना संयुक्त बैठक 108 का प्रयोग करके, वो मात्र 3 बार, 108 अनुच्छेद का प्रयोग 3 बार हुआ है। 1959 में दहेज पर, बैंकिंग में 77 और 2002 में पोटा पर। अब सुशासन सूचकांक जो है उसमें बड़ा राज्य के रैंकिंग देख लीजिए, तमिलनाडु 19 वाला है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब वेतन आयोग, तो वेतन आयोग पूछता नहीं है, लेकिन एगो देख लीजिए, पहला वेतन आयोग जो है इसके अध्यक्ष वरद चरियार थे, नियुक्ति हुआ था 46 में। प्रथम वेतन आयोग की नियुक्ति 46 में, और प्रथम वेतन आयोग रिपोर्ट कब दिया था? 1947 में। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो ये अशोक माथुर हैं, 2014 में नियुक्ति हुआ है, 2015 में पहला प्रतिवेदन दिए हैं। मतलब एक साल होगा तभी ना रिपोर्ट देगा। पहला हुआ था कब? 46-47। अभी कई माह चल रहा है? 14-15, 7वां वेतन आयोग। अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद एक दृष्टि में सबको देखिए कि कहाँ कोची है, कैसे है। जैसे लोकसभा, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 गो, ये ऊपर सब कुछ रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 530 गो हो गया राज्य से, 20 गो केंद्र शासित प्रदेश और 2 गो नामित होगा। राज्यसभा में टोटल 250 गो, 238 गो राज्य से, 12 गो राष्ट्रपति नामित करेगा। विधानसभा में सबसे अधिकतम 500 और सबसे कम 60 गो कम से कम। कुछ राज्य अपवाद में भी है। विधान परिषद में राज्य विधानसभा का ही 1/3 सदस्य होता है, ये तो जानवे करते हैं। अब वर्तमान देख लीजिए, लोकसभा में 45 गो है, 545, 524 गो राज्य से आ चुका है, 19 गो केंद्र शासित प्रदेश से और 2 गो नामित होता है। यानी अभी केंद्र शासित में 19 गो है, और 524 गो है मतलब अथी से, जबकि होना चाहिए 530 गो। एरम भी एगो कम है, इसीलिए 545 है, समझ रहे थे ना। अच्छा, 245 है इसमें, तो इसको भी देख लीजिए, 245 गो है तो 225 गो अभी राज्य से आ रहा है, जबकि आना चाहिए 238 गो। अब 8 गो मतलब 225 गो, अब 8 गो, 25 8 33, यानी 233 गो आ रहा है, जबकि आना चाहिए 38 गो। 5 गो इसी में कम है। 245 है ना, यहाँ 50 है, तो एक मतलब 5 गो यही कम है। हाँ, 12 गो राष्ट्रपति तो नामित करिए दे रहा है। अच्छा, विधानसभा के मतलब वर्तमान संख्या को जी देखिएगा इसमें तो। अच्छा, विधान परिषद देख लीजिए, तो 6 राज्य में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। अब इसमें देख लीजिए सर्वाधिक संख्या, तो लोकसभा में सर्वाधिक 80 सीट मतलब यूपी में, और राज्यसभा में 31 सीट, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में 100 सीट है कोची में विधान परिषद में, महाराष्ट्र में 78 गो और बिहार में 75 गो। कर्नाटक पूछता तो वो भी 75 गो था। तेलंगाना में देखिए 43 गो है। अच्छा, विधान परिषद के न्यूनतम देख लीजिए, तो न्यूनतम में से गोवा जो है वो सबसे, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को छोड़ करके एक सीट है। गोवा नहीं देना चाहिए, यहाँ पर देता कुछ मिन्सी यानी मिजोरम होता, मिजोरम में जा होगा, गोवा में तो 2 सीट हो जाता है। यहाँ देख लीजिए कि गोवा, पुदुचेरी और सभी पूर्ववर्ती राज्य, असम को छोड़ करके मात्र एक सीट है। गोवा, पुदुचेरी को छोड़ दीजिएगा ना, तो सब में एक सीट है। गोवा, पुदुचेरी एवं सभी पूर्ववर्ती राज्य, खाली असम के छोड़ दीजिए बस, तो सब एक गो। अच्छा, विधान परिषद में, विधानसभा में तो गोवा और मिजोरम में 40-40 गो है, और सिक्किम में 32 गो, पुदुचेरी में 30 गो, गोवा मिजोरम में 40 गो है, और तेलंगाना में सबसे कम विधान परिषद 43 गो। अब प्रकार देख लीजिए, तो प्रकार में लोकसभा अस्थायी है, बार बार चुनाव होता है, भले राज्यसभा यहाँ लोकसभा अस्थायी है, ये तो अस्थायी है, ये तो फिक्स है। राज्यसभा का मतलब विघटन थोड़ी होता है, जे विघटन हो जाएगा वो तो अस्थायी हो जाएगा, तो लोकसभा हो गया, यहाँ विधानसभा, भलो विधानसभा भी हो गया। हाँ, अस्थायी सदन ये भी है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है, विघटित नहीं कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं। अब राज्य पारित कर देगा कि नहीं हम विधान परिषद नहीं रखना चाहते, तो ख़त्म कर दीजिए, विघटित नहीं होता है, याद रखिए। आगे अनुच्छेद देख लीजिए, तो 81 में है लोकसभा, 80 में है राज्यसभा। अब भाग 6 यानी 168 से 212 तक की विधानसभा है गठन संबंधी। हालांकि विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में है। वैसी विधान परिषद तो ये 169 के तहत संसद के किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करना और समाप्त करने का अधिकार है, ये 169 में है। सदस्य के लिए देख लीजिए, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, विधानसभा में 25 साल और विधान परिषद में 30 साल।
कार्यकाल ये 5 साल तक के और मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति इसको विघटित करता है। ये कभी भंग नहीं होगा और 1/3 सदस्य हर दूसरा साल में अवकाश ग्रहण कर लेता है। 6 साल तक के राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 साल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल इसमें देख लीजिए, विधानसभा में 5 साल, इसके मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल विघटित करेगा। विधान परिषद तो ये कभी भंग नहीं होता है, इसका 1/3 सदस्य दूसरा वर्ष के समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करता है, 6 साल तक की भी सदस्य रहता है। पदाधिकारी देखिए तो लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, राज्यसभा में सभापति उपसभापति होगा, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति उपसभापति। अन्य नाम तो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं किसको? लोकसभा को। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। निम्न सदन और लोकप्रिय सदन विधानसभा को, और विधान परिषद उच्च सदन को। गणपूर्ति देख लीजिए तो कुल सदस्य का मतलब 1/10 सदस्य लोकसभा में है और कुल सदस्य का 1/10 राज्यसभा में है। कुल सदस्य सब मेरा में 1/10 से होता है यार। अब यहाँ देखेंगे कि प्रमुख पदाधिकारी, भारत के प्रमुख पदाधिकारी 13 में निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 52 में, और राष्ट्रपति का चर्चा है अनुच्छेद 52 में, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 54 में। और 35 साल चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है, लेकिन निर्वाचन होता है 66 के तहत। 35 साल इसका भी है, और राष्ट्रपति इसको शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में खाली संसद के दोनों सदन के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। इसमें यहाँ पर लिखना भूल गया था। अब देखते हैं अन्य पदाधिकारी कि कौन कब कैसे आया से। अन्य पदाधिकारी में देख लीजिए तो इसमें देखिए कि पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला पहला वीडियो देखेगा तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष 89 में था और इसका निर्वाचन होता था 93 में। लोकसभा अध्यक्ष 89 अनुच्छेद में है, निर्वाचन 93 में। 25 साल चाहिए। लोकसभा के सदस्य मतदान करके चयन करता है। लोकसभा में सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, लेकिन त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, याद रखिएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष ये भी 93 में इसका भी निर्वाचन था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का। इसका भी 25 साल। लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान से ये भी लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। अध्यक्ष को ई देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष देगा, अध्यक्ष को त्यागपत्र। लोकसभा सदस्य तो 25 साल चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुनाता है और राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करता है। उपसभापति तो ये 30 साल होता है इसका नियुक्ति होने के लिए, और मतलब कि राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले शपथ ग्रहण करता है और राज्यसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। यही मतलब सभापति को त्यागपत्र देगा। राज्यसभा सदस्य के रूप में मतलब नियुक्ति होता है और सभापति को त्यागपत्र देगा। राज्यसभा के सदस्य 80 अनुच्छेद में है, 30 साल चाहिए। राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा मतदान करके चुनाएगा और शपथ दिलवाएगा कौन? तो राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के द्वारा, यानी उपराष्ट्रपति कह सकते हैं। सभापति मैंने उपराष्ट्रपति हुआ ना। और ये देख लीजिए त्यागपत्र देगा सभापति को। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में इसका निर्वाचन होता है, 25 साल चाहिए। राज्यपाल द्वारा इसका नियुक्ति होता है और शपथ भी दिलवाएगा राज्यपाल। और राज्यपाल मतलब कि इसको त्यागपत्र भी देता है राज्यपाल को। विधानसभा ये अनुच्छेद 170 में इसका निर्वाचन है, 25 साल चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नियुक्ति राज्यपाल नियुक्ति करेगा इसका, और विधानसभा अध्यक्ष को ही त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है, विधानसभा के जो भी सदस्य है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधान परिषद के सदस्य इसका होता है निर्वाचन 173 में। विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन 173 में 30 साल चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है, मतलब जनता नहीं सीधे वोटिंग करता है। फिर उसके बाद राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है और सभापति को ये त्यागपत्र देगा। विधान परिषद के जो सभापति होगा ना उसको त्यागपत्र दे देगा। उपयुक्त पदों में से अधिकतम आयु, नोट में जो मतलब लिखा हुआ है कि उपयुक्त पद में अधिकतम आयु की निश्चित नहीं किया गया, अधिकतम इसमें नहीं है। अब देख लीजिए कि भारत के संविधान को मतलब अन्य देश के संविधान से तुलना करते हैं तो कैसन है। जैसे विशेषता देखा जाए तो भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन के अलिखित है। ब्रिटेन में लिखा हुआ संविधान नहीं है। अमेरिका के भी लिखित है, जापान के भी लिखित है, फ्रांस के भी लिखित है।
अब लचीला कठोर देखते हैं तो भारत के मिश्रित है, लेकिन ब्रिटेन के लचीला है, और अमेरिका के कठोर है, रूस के भी कठोर है, ये सब कठोर है, फ्रांस, जापान, जर्मनी, खाली लचीला ब्रिटेन के है। और इंडिया के तो मिश्रित है, कठोर और लचीला दोनों कह सकते हैं। एकात्मक संघात्मक अगर देखते हैं तो इंडिया का एकात्मक लक्षण और संघात्मक व्यवस्था, लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक है, और अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, रूस में भी संघीय, जापान में एकात्मक है, जापान, ब्रिटेन और फिर फ्रांस, ये सब एकात्मक है, और जर्मनी और अमेरिका संघीय था, और इंडिया तो एकात्मक और संघात्मक भी है। संसदीय या अध्यक्षीय लोकतंत्र देखते हैं तो इंडिया में तो संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी संसदीय है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय है, वहाँ राष्ट्रपति न होता है खाली, तो अध्यक्षीय है। और रूस में अर्ध अध्यक्षीय है, मतलब यहाँ भी राष्ट्रपति मेन है लेकिन आधा अर्ध अध्यक्षीय है। और जापान में संसदीय है, और फ्रांस में भी अर्ध संसदीय है या अर्ध अध्यक्षीय कह सकते हैं। और संसदीय जर्मनी में भी है, जर्मनी में भी संसदीय गणतंत्र है। अब संप्रभुता देखिए तो संविधान इंडिया में सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, और अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका में भी है। अच्छा, वैसी जापान में भी है, और संसद की सीमित शक्ति फ्रांस में है। गणतंत्र देखिए तो इंडिया तो गणतंत्र प्रधान है, और ब्रिटेन संवैधानिक गणतंत्र है, ये अमेरिका भी गणतंत्र है, रूस भी गणतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है जापान में, और गणतंत्र फ्रांस भी और जर्मनी भी। अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो इंडिया के नाम मात्र के है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और अमेरिका में तो राष्ट्रपति जानवे करते हैं, राष्ट्रपति वो खुदे है। कार्यकारी प्रध्यक्ष नहीं, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है, ब्रिटेन के इसीलिए खाली है, ये ब्रिटेन था जी, वही तो हम कहें। अच्छा, कार्यकारी प्रधान प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है अमेरिका में, सोच लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव होता है, वही प्रधान भी होता है। ये आपका कौन था? ये था रूस, नीचे चल जाए से अथी हो जाता है। ये रूस के है कि कार्यकारी प्रधान अप्रत्यक्ष निर्वाचन। फिर जापान में राष्ट्रपति नहीं है लगता है, और कार्यकारी प्रधान अप्रत्यक्ष निर्वाचन जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, वहीं भी अमेरिकनियन है। और यहाँ देख लीजिए नाम मात्र के है कौन, जर्मनी में राष्ट्रपति, यहाँ के चांसलर होता है ना मेन, है कि कहने चल गया यार। हम लोग देखे थे कि मतलब जर्मनी में भी जो है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जर्मनी का, मतलब राष्ट्रपति, क्योंकि वहाँ चांसलर होता है। नागरिकता में देखिए एकल नागरिकता होता है, भारत में भी, ब्रिटेन में भी, अमेरिका में द्वैध नागरिकता है, रूस में भी दो नागरिकता है, जापान में एकल है, और फ्रांस में भी द्वैध नागरिकता है, और जर्मनी में एकल नागरिकता है। आगे देख लीजिए, इंडिया में तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ब्रिटेन में विधि का शासन है, अमेरिका में विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया कहाँ है, तो अमेरिका में है, और जापान में भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब ब्रिटेन का संविधान, तो इसमें राजाध्यक्ष जो वंश परंपरा के आधार पर होता है, वहाँ देखते हैं कि महारानी पर महारानी ऐसे होते रहता है, अलिखित है, वहाँ का लिखित संविधान नहीं है। हाँ, चार्टर, लॉर्ड्स, अधिनियम, रीति रिवाज या परंपरा पर आधारित होता है। 2 सदन है वहाँ भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हो गया उच्च सदन, और हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया निम्न सदन, यानी ये लोकप्रिय सदन है। सम्राट क्राउन जो है वो मतलब कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख वहाँ के प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान में तो ऋषि सुनक जी बने हुए हैं, जो मतलब भारतीय मूल से हैं। आगे देखिए, अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका का संविधान जो है वो अध्यक्षीय और संघात्मक है, राष्ट्रपति ही राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होगा, दोहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघ और राज्य का अलग अलग संविधान है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट होता है, 2 सदन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है वो। जर्मनी में इसका संविधान 1949 में निर्मित या परिवर्तित हुआ था। संघीय शासन और संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है जर्मनी में, क्योंकि उसका प्रमुख वास्तविक होता है चांसलर। यहाँ भी 2 सदन है, बुंदेस्ट्रॉग और बुंदेस्त्रात और टॉग। त्रात हो गया उच्च सदन और टॉग हो गया निम्न सदन। बूंदे बूंदे जर्मनी में, याद रखिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, फ्रांस का है, तो फ्रांस में हो गया 1958 में, मतलब पंचम गणराज्य या एकात्मक के रूप में इसका संविधान बना है। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। यहाँ भी 2 सदन है, एगो निम्न सदन जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, और सीनेट हो गया उच्च सदन, याद रखिएगा। इसी तरह से यहाँ भी सीनेट था, कहाँ, अमेरिका में, तो सीनेट उच्च सदन होता है, और निम्न सदन नेशनल असेंबली है फ्रांस का। फिर राष्ट्रपति, ये राज्य और शासन दोनों का प्रमुख होता है, यानी फ्रांस में राष्ट्रपति ही मेन है। अब दक्षिण अफ्रीका, तो ये 97 में नया संविधान बनाया है, यहाँ भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। द्विसदनात्मक यहाँ भी है, नेशनल असेंबली निम्न सदन है और नेशनल काउंसिल उच्च सदन है, याद रखिएगा। अब चाइना का संविधान 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ है। चाइना में देखिए कि मात्र 1 संसदीय है, यानी खाली नेशनल पीपुल कांग्रेस वहाँ है,
विधायिका ही सभी जितना उच्च पदाधिकारी होगा उसका नियुक्ति करता है। एकात्मक शासन प्रणाली है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। आगे देखिए कनाडा का संविधान, तो ये मतलब संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर यानी ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्ति होता है कनाडा वाला में। शक्तियों का विवरण 4 सूची में है, द्विसदनात्मक यहाँ भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न हो गया और सीनेट उच्च सदन हो गया कनाडा में भी। और प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है कनाडा में। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ संसद के प्रमुख समितियाँ आप देख लीजिए कि कौन समिति में कितना सदस्य होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, काम उसका क्या रहता है। तो पहले देखते हैं वित्तीय समिति, श्रेणी है, समिति भी 2-3 श्रेणी के होता है। देखिए एगो वित्तीय समिति है यहाँ, फिर संसद की समिति है सदन के, फिर उसके बाद जांच समिति, फिर संवीक्षण समिति। 13 में इंपॉर्टेंट रहता है यही दोनों मेनली रूप से, वित्तीय और संसद सदन की समिति, बाकी बात फिर कोई दिक्कत ना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं पहले वित्तीय समिति। तो इसमें पहला लोक लेखा समिति, 13 में 15 गो सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा से 7 गो। इसमें चुनाव कैसे, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। इसका काम है कि जो CAG का नियंत्रक महालेखा परीक्षक था न, उसके खर्चा और प्रतिवेदन पर विचार करता है। ये अलग अलग मंत्रालय के जो खर्च होता है उस पर। अच्छा, प्राक्कलन समिति 13 में खाली लोकसभा के रहता है 30 गो, ये भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पर होता है। इसमें जो है धन प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप जांच करता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति 13 में लोकसभा के 15 गो और राज्यसभा के 7 गो, 13 में भी अनुपातिक प्रतिनिधि और मतलब एकल संक्रमणीय मत पर आधार पर। इसका काम है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों यानी लेखा और प्रतिवेदनों की समीक्षा करना, स्क्रूटनी करना सार्वजनिक समिति के। एकरों में 22 गो टोटल हो गया, 15 गो लोकसभा और 7 गो राज्यसभा। अब सदन के समिति देखते हैं। तो इसमें कार्य मंत्रणा, नियम समिति और गैर संसद सदस्यों के विधेयक निर्मित होता है से या संकल्प समिति। तो देख लीजिए कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा में अध्यक्ष को मिला करके 15 गो है और यही राज्यसभा में सभापति को मिला करके मात्र 11 गो है। और 13 में लोकसभा वाला में अध्यक्ष मिला करके 15 गो है। 13 में लोकसभा अध्यक्ष अपने सभापति, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष बनेगा और राज्य का सभापति जो है राज्यसभा का वो अपने सदन के समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। यानी लोकसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा का मतलब इस समिति का अध्यक्ष होता है और इसी राज्यसभा का सभापति ही इस समिति के अध्यक्ष होता है। आगे देखिए विधेयक तथा विषय के लिए सदन की कार्यवाही समय निर्धारित करता है। नियम समिति 13 में लोकसभा में 15 गो और राज्यसभा में 16 गो, नियम में 15 और 16 हो गया राज्यसभा में। कार्य मंत्रणा में 15 गो लोकसभा और 11 गो राज्यसभा। यहाँ लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्ष होता है नियम समिति के। संसदीय कार्यवाही और नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करता है। अच्छा, गैर संसद सदस्यों की नियमित विधेयक या संकल्प समिति 13 में 15 सदस्य बनता है, ये उपाध्यक्ष इसमें पदेन अध्यक्ष होता है। गैर संसद सदस्यों का निर्मित विधेयक में या संकल्प में संसद द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करता है और गैर सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण और टाइम का निर्धारण करता है। अब इधर देख लीजिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी फटाफट देख लीजिए कि जांच समिति में याचिका समिति और विशेषाधिकार। याचिका में 15 गो लोकसभा से और 10 गो राज्यसभा से। लोकसभा अध्यक्ष ही नामित करता है जिसको वो अध्यक्ष बनेगा। याचिका है तो ये मतलब देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। विशेषाधिकार समिति तो इसमें लोकसभा से 15 गो और राज्यसभा से 10 गो, ये भी लोकसभा अध्यक्ष जिसको नियुक्त कर देगा वो अध्यक्ष बनता है। ये जांच वाला समिति है दोनों। अब समीक्षण समिति तो ये सरकारी आश्वासन से संबंधित है, ये लोकसभा के में खाली 15 गो हो जाता है, इसका नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होता है। आश्वासन संबंधित समिति 90 में रहता है, आश्वासन से रिलेटेड है। अधीनस्थ समिति तो ये लोकसभा के 15 गो, एरा में भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कानून समिति तो इसमें भी लोकसभा के 15 गो, एरा में भी लोकसभा अध्यक्ष इसका प्रधान अध्यक्ष होता है। कानून समिति के लोकसभा के अध्यक्ष ही अध्यक्ष हो जाएगा इसका। और सेवा समिति एगो है तो सामान्य प्रयोजन समिति, एरा में लोकसभा के 20 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष ही पदेन अध्यक्ष होता है। सदन की कार्यप्रणाली, संगठन तथा सुधार से संबंधित विचार विमर्श करना। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पॉलिटी पढ़े हैं तो इसमें प्रथम जो पूछता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री नंदा, गुलजारी लाल नंदा। प्रथम उप प्रधानमंत्री पटेल। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। प्रथम लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मौलंकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी। कार्यवाहक हैं प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, 2017 में बनी थी। प्रथम कमांडर इन चीफ तो ये बने थे जनरल सर राय बूचर। ऐसे होना चाहिए, कमांडर इन चीफ का रियप्पा होना चाहिए था यार। अच्छा देखते हैं, सर राय बूचर दिया है। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता प्रथम रामसुभग सिंह। IAS अधिकारी पहला अन्ना जॉर्ज। IPS अधिकारी किरण बेदी। महिला में ये सब चल रहा है, प्रथम महिला IAS अधिकारी और महिला IPS अधिकारी। महिला वकील तो कार्नेलिया सोरोबजी, अधिवक्ता बनी थी, पहली महिला वकील
प्रथम महिला जज, जिला जज तो अन्ना चांडी। प्रथम महिला हाई कोर्ट के मतलब जज तो अन्ना चांडी। जिला वाला भी यही है, उच्च न्यायालय में भी यही है, जज कहेगा महिला मतलब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी। मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट में कोई, याद रखिएगा महिला। किस राज्य में मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार है, तो केरल में 1956 में गैर कांग्रेसी सरकार बना था, 1956 में केरल में, याद रखिएगा। 47 में आज़ाद हुआ था, कोई भी स्टेट में गैर कांग्रेसी नहीं था, केरल में पहली बार बना 1956 में। फिर देखिए 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा, प्रथम भाषा सबसे पहला भाषा असमिया है, याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता, जिसको मान्यता मिला हो पहली बार कोई विरोधी दल के, तो वाई चौहान कांग्रेस के थे, इनको मान्यता मिला था। फिर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 66 में बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में बनी थी, 12 तक रही थी। प्रथम थल सेना के अध्यक्ष तो राजेंद्र जी। वायुसेना के अध्यक्ष पहला तो थॉमस एम हस्ट। प्रथम महिला मंत्री तो स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। कैबिनेट मंत्री मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो सन्मुखम शेट्टी। भारत रत्न सबसे पहले प्राप्त हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू 1900 राज्यपाल बनी थी, हाँ राज्यपाल है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 63 में बनी थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगार। संविधान परिवर्तन के बाद प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश है। भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति तो जाकिर हुसैन है, पद पर रहते हुए मतलब मृत्यु हुआ है। फिर ये देख लीजिए, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो वसाहत हबीबुल्ला। सूचना आयुक्त कह रहा है, इसको चुनाव आयुक्त नहीं समझ लीजिएगा, चुनाव आयुक्त वो थे सुकुमार सेन थे। प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। अब देख लीजिए यहाँ कि विभिन्न पद पर मानक निर्धारण मतलब कैसे होता है। जैसे अब कैग पढ़े होंगे तो कैग के कार्यकाल 6 साल और 65 साल, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति इसको हटाएगा भी अनुच्छेद 148 के दूम के तहत। फिर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी 6 साल 65 साल, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति हटाएगा भी 325 में। चुनाव आयुक्त ये 6 साल 65 साल करो, राष्ट्रपति दोनों। यूपीएससी ये भी यूपीएससी 6-65 और दोनों राष्ट्रपति, इसका मतलब जो भी करेगा से राष्ट्रपति हटाएगा 317 के तहत। संयुक्त लोक सेवा आयोग ये 6 साल और 62 साल, संयुक्त वाला और राज्य वाला दोनों के 62 साल है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जे करे। फिर देखिए राज्य वाला की नियुक्ति करेगा राज्यपाल लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति, यानी राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देता है लेकिन हटाने का पावर नहीं है, वो राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो 65 साल है, राष्ट्रपति ये भी राष्ट्रपति 124 अनुच्छेद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो ई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश है ना तो उसका राष्ट्रपति करता है, खाली राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल करता है, बाकी बात सब राष्ट्रपति था। एक 62 साल है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, और संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के भी 62 था। अब हम लोग देखेंगे मंत्रालय, कौन सा आयोग जो है या निकाय कौन मंत्रालय से रिलेटेड होता है। जैसे सूचना आयोग है तो ये कार्मिक मंत्रालय में आएगा, वित्त आयोग है तो वित्त मंत्रालय में आएगा, यूपीएससी ये कार्मिक मंत्रालय में आता है, सूचना आयोग यूपीएससी सब कार्मिक में आता है। कर्मचारी एसएससी वाला भी देखिए कार्मिक में आएगा। अंतर्राज्यीय परिषद तो ये गृह मंत्रालय में आएगा। इंटर स्टेट काउंसिल तो ये तो गृह मंत्रालय में आएगा। आगे देख लीजिए अनुसूचित जाति वाला आयोग तो ये आ जाएगा किस में, झप गया यार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में आएगा। जनजाति वाला तो जनजाति मामला के मंत्रालय में आएगा। सतर्कता आयोग तो ये भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये भी कार्मिक में आएगा, नियुक्ति उक्ति से रिलेटेड है। अच्छा क्षेत्रीय परिषद तो ये गृह मंत्रालय में। अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई तो ये भी कार्मिक मंत्रालय में, सीबीआई की भी नियुक्ति होता है वो तब ने। अनुसंधान एजेंसी तो ये भी गृह मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में। नेशनल रिसर्च एजेंसी है तो ये गृह मंत्रालय में। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त तो ये अल्पसंख्यक मामला के मंत्रालय में। बाल अधिकार वाला तो महिला बाल विकास मंत्रालय में आएगा। पिछड़ा वर्ग के जो आयोग है तो ये भी आएगा राष्ट्रीय आयोग सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। जैसे एससी वाला आ रहा था, अनुसूचित जाति वाला इसी में आ रहा था सामाजिक न्याय अधिकारिता में, उसी तरह से विकलांग वाला तो ये भी सामाजिक न्याय अधिकारिता में। समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर उत्तर पूर्व परिषद तो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में आता है। फिर इसके बाद देख लीजिए ये कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण तो ये भी कार्मिक मंत्रालय में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसका भी मतलब नियुक्ति उक्ति से रिलेटेड होता है, कार्मिक मतलब नियुक्ति हो गया। अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय आयोग तो अल्पसंख्यक मामला के मंत्रालय में। मानवाधिकार तो ये गृह मंत्रालय में, मानवाधिकार आयोग में गृह मंत्रालय में आता है, याद रखिएगा। महिला आयोग तो महिला आयोग महिला बाल विकास मंत्रालय में आएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद तो ये वित्त मंत्रालय में आएगा। लोकपाल ये कार्मिक मंत्रालय में आएगा। लोकपाल याद रखिए, लोकपाल की नियुक्ति होता है ना कार्मिक मंत्रालय में। अन्वेषण अभियान तो ये गृह मंत्रालय में।
नेशनल एक्सप्लोराइजेशन मिशन जिसको कहते हैं, गृह मंत्रालय में। अब कानून वाला में कौन कौन आएगा, यानी विधि और न्याय मंत्रालय में तो महान्यायवादी, महान्यायाभिकर्ता, सॉलिसिटर जनरल, फिर विधि आयोग विधि न्याय मंत्रालय में, निर्वाचन आयोग विधि एवं विधि यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय में, निर्वाचन आयोग भी और परिसीमन आयोग भी, ये चारों पाँचों यहाँ से विधि और न्याय मंत्रालय में आया। अब देख लीजिए कि कुछ समिति है और उस समिति में मतलब क्या क्या होता है, इससे देखिए समिति है और मंत्रालय विभाग है, ये भी तो वही है, लेकिन राज्यसभा के अधीन है। तो जैसे देख लीजिए राज्यसभा के अधीन वाणिज्य समिति, तो ये वाणिज्य उद्योग में, गृह मामला की समिति थी गृह मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय, तो ये भी आप देख लीजिए ऐसे ऐसे है, युवा मामले। उद्योग समिति में कौन कौन अधीन में आता है, तो उद्योग समिति में ये दोनों आता है, सूक्ष्म मध्यम वाला और भारी उद्योग वाला। विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति या पर्यावरण वन में, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, परमाणु, भूविज्ञान, ये सब आता है। परिवहन पर्यटन संस्कृति में, तो नागरिक उड्डयन, परिवहन, नौवहन, संस्कृति, पर्यटन, ये सब आता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो स्वास्थ्य ये हो गया, आयुर्वेद, योग, ये सब होता है। फिर कार्मिक लोक परिवार और विधि न्याय वाला में, तो विधि न्याय और कार्मिक लोक परिवार वाद और पेंशन वाला आता है। अब लोकसभा के अधीन कुछ समिति होता है, ये सब इतना जो था ना, ये खाली था अभी मतलब इतना वाणिज्य, गृह मंत्रालय, उद्योग, विज्ञान, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक, ये सब था राज्यसभा के अधीन। अब लोकसभा के अधीन देखेंगे तो कृषि वाला, ये तीनों कृषि वाला, मत्स्य, दुग्ध, पशुपालन, कृषि कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब लोकसभा के अधीन है। सूचना प्रौद्योगिकी समिति 13 में संचार, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी सब आता है सूचना प्रौद्योगिकी में, लोकसभा के अधीन है। रक्षा समिति लोकसभा के अधीन, और फिर ऊर्जा समिति में 2 गो है तो ये भी लोकसभा के अधीन। विदेश मामला में है तो ये भी लोकसभा के अधीन। वित्त समिति है तो वित्त, कॉर्पोरेट योजना, सांख्यिकी कार्यक्रम, ये सब लोकसभा के अधीन। खाद्य उपभोक्ता मामले तो ये भी लोकसभा के अधीन। श्रम, तो श्रम वाला भी सब देख लीजिए तीनों, ये भी उद्योग लोकसभा में। फिर पेट्रोलियम वाला भी लोकसभा में, रेलवे समिति लोकसभा में, नगर विकास समिति लोकसभा में, जल संसाधन वाला लोकसभा में, रासायन उर्वरक लोकसभा में, ग्रामीण विकास लोकसभा में, कोयला इस्पात भी लोकसभा में, सामाजिक न्याय अधिकारिता भी, ये तीनों लोकसभा के अंतर्गत। अब वर्तमान पदाधिकारी देख लीजिए कि वर्तमान में अभी कौन क्या है। तो राज्यसभा के सभापति तो अब चेंज हो गए भैया, पहले ई वाला चेंज कीजिए, जगदीप धनखड़ जी हैं अभी, याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति यानी कौन, उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं, सुमन बेरी बन गई है, याद रखिएगा, ये भी आप काट लीजिएगा। फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी, लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, ये भी चेंज हो गया, देख लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश तो चेंज है, ये तो डीवाई चंद्रचूड़ ऐसे कुछ बना है, या फिर कोई और क्या नाम है, डीवाई चंद्रचूड़ या कोई और होगा, देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। यहाँ देख लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी चेंज हो गया, ये तो राजीव कुमार बन गए हैं चुनाव आयुक्त, तो ये दोनों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ITBP के अभी महानिदेशक कौन है, तो ये देसवाल हैं। ये सब आपका करंट हो जाता है, इसलिए ये सब चेंज भी हो गया, इसको पढ़ाने से अच्छा है नहीं वाला पढ़िए। महान्यायवादी भी आपका चेंज हो गए हैं, कैग तो चेंज हो ही गया है, राजीव महर्षि अब नहीं है, कैग अब बन गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये क्या नाम है यार, भूल रहे हैं, कोई मतलब थी भारती दास, हाँ कैग भारती दास बनी है, यहाँ भारती दास होगा, इसलिए ई वाला हमको लगता है कि आप देख लीजिएगा, ये पुराना हो चुका है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी के साथ आपका पूरा पॉलिटी का वीडियो ख़त्म हुआ, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन अगला वीडियो जब डालेंगे तो चला जाएगा। आपको हम एक स्टूडेंट की तरह पढ़ के मतलब समझा रहे हैं, तो ये वीडियो तो आपके लिए बेस्ट होगा ही। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।